सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके 2019 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अलग अलग रीजन के जितने भी सेट्स थे सबका मिलाकर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कंबाइन कर लिया है। इस तरह और सब्जेक्ट की भी वीडियो आएंगी, जैसे सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का मैंने एक वीडियो बना दी है 2019 के पेपर की। इसी तरह ईयर वाइज 2018 2020 इस तरह के पेपर आएंगे, चैप्टर वाइज ईयर वाइज। मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे उसको देखना है, कहाँ मिलेगी वो वीडियो। तो आपका पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से 2019 के अंदर, वो हम देखते हैं। तो यहां मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो चैप्टर की, उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। तो वहां से आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर हम बहुत हल्का सा समझेंगे। मेन है हमको क्वेश्चन का आइडिया लगना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब के अंदर क्या है, लैंड डिग्रेडेशन ओवर इरिगेशन की वजह से हुआ है। तो किस तरह से ये ओवर इरिगेशन लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है, यानी ज्यादा पानी खेत में देने से किस तरह से लैंड की क्वालिटी कम हो जा रही है। तो इसका आंसर है, ये आंसर जो है आपकी सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किए गए हुए हैं, वही आंसर मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ड्यू टू वाटर लॉगिंग। होता क्या है, खेत के अंदर आपने पानी डाल दिया, ओवर इरिगेशन मतलब बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, जरूरत से ज्यादा। अब सॉइल क्या करता है, बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। अब पानी क्या रहेगा, खेत में भरा रहेगा। जब सूरज निकलेगा तो धूप पड़ेगी तो वो पानी वेपराइज होने लगेगा। अब पानी के अंदर क्या होता है, सॉल्ट होती है, वो सॉल्ट रह जाती है। पानी तो भाप बन के उड़ गया, वेपराइज हो गया या एब्जॉर्ब हो गया, और सॉल्ट उस सॉइल के अंदर चली जाती है। जब ज्यादा चली जाएगी सॉल्ट तो उसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसकी फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है। इसी तरह उसकी एल्कलिनिटी भी बढ़ जाती है। अल्कलाइन क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं। तो पानी के अंदर कुछ बेस भी मिला हुआ है, ये साइंस का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। तो वो भी उसकी वजह से बढ़ जाती है, इसलिए सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब जो सीमेंट की इंडस्ट्री है, जहां सीमेंट बनती है, वो किस तरह से लैंड को डिग्रेड कर रही है, लैंड की क्वालिटी किस तरह से कम कर रही है। तो जो आपके सीबीएसई की तरफ आंसर प्रोवाइड किया गया था, वो यहां से लेके बस यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मिनरल प्रोसेसिंग होती है, जैसा कि आपका ग्राइंडिंग हो गया, मिनरल को पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। मिनरल में आपका लाइमस्टोन हो गया, उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। लेकिन यह आंसर मुझे पूरा कंप्लीट नहीं लगा, क्योंकि इससे सही रीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने यहां से और अपनी तरफ से बढ़ा दिया। चाहे तो आप इसको भी लिख लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा कि पूरा ये लाइन जो मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाई है वो भी लिख लेना, क्योंकि इतना आगे लिखने पे ही पूरा एक्सप्लेनेशन मिल पा रहा है। जो येलो बैकग्राउंड में है मैंने अपने से ऐड किया है। होता क्या है, इट जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। अब जब पीसते हैं तो धूल उड़ेगी, तो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। फिर क्या करती है, वो धीरे धीरे वो जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो सॉइल पे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब सॉइल के ऊपर इस तरह से ऐसे आ गए। अब जब पानी बरसेगा तो अंदर जा ही नहीं पाएगा। जब पानी अंदर नहीं जा पाएगा तो सॉइल खराब होने लगेगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो लैंड डिग्रेडेशन करती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स उड़ते हैं वो जब सेटल डाउन होते हैं तो पानी के इन्फिल्ट्रेशन को रोकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ आर माइनिंग एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड। झारखंड के अंदर जो माइनिंग एक्टिविटीज है, जो हम खुदाई करते हैं, मिनरल वगैरह निकालते हैं, उससे किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो इसका रीजन है, माइनिंग एक्टिविटीज कॉज डीप स्कार्स। एक गहरे घाव हो जाते हैं, जब उसको हम काटते हैं तो उस सॉइल के अंदर, उस लेयर के अंदर एक घाव से हो जाते हैं। और ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। ओवरबर्डनिंग क्या होता है, अब होता क्या है, मान लो जैसे ये यहां पर कोई मिनरल है, ठीक है, और ये लैंड की सरफेस है। यहां से हमने खुदाई की और यहां से रिसोर्स निकाला। उसके बाद जब हम यहां पर फिर से रिसोर्स निकालने के बाद फिर से मिट्टी डाल देंगे, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा जो सॉइल की लेयर होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। पता चला फर्टाइल वाली अंदर चली गई और जो नीचे वाली थी वो ऊपर आ गई। तो इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंड की जो सॉइल की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा आपका रीजन है डिफॉरेस्टेशन। अब मान लो यहाँ पेड़ लगा था, अब आपको खुदाई करनी है तो पेड़ काटना पड़ेगा। जब पेड़ काटोगे तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगी, उस लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, या और कोई भी आप पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात। गुजरात के अंदर ओवर ग्रेजिंग से किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग यानी जो आपका कैटल्स वगैरह हैं, पशु हैं, वो घास वगैरह और पेड़ पौधे खा ले रहे हैं, ज्यादा खा ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब पेड़ पौधे खा लेंगे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। दूसरा है लीड्स टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हो जाता है। अब मान लो ऐसे जमीन थी, लैंड था ऐसे, और यहां से ये रिवर जा रही है। पहले यहां घास उगी थी तो सॉइल को पकड़े हुई थी, बाइंड की हुई थी, लेकिन जानवरों ने खा लिया इसको। अब क्या होगा, पानी बरसा या यहां पर जो रिवर के फोर्स लगाने की वजह से सॉइल इरोजन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है गुजरात के अंदर।
विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप ऑफ कैश्यू नट, तो इसके लिए सबसे सुटेबल जो सॉइल है वो रेड लैटराइट सॉइल है। विच टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया इज मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो फैली हुई सॉइल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडिया के अंदर मानी जाती है वो आपका एलुवियल सॉइल है। हाईलाइट द रीजन फॉर द लैंड बीइंग नोन एज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, क्यों लैंड इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है लैंड को। तो सबसे पहली चीज, हम लैंड पे रहते हैं, घर मकान बनाते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, यानी दुकान वगैरह खोलते हैं, ऑफिस बनाते हैं, और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटूर प्लाइंग, कंटूर प्लाइंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज, इट डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अब कंटूर प्लाइंग में क्या होता है, ऐसे मान लो स्लोप है और यहां पर हमको खेती करनी है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बैरियर से बना देते हैं, ठीक है, ऐसे उठा हुआ कुछ बना देते हैं। इससे क्या होता है, जब पानी बरसा या वैसे हम पानी डालते हैं खेत में, अगर ऐसे स्लोप होता, जनरल स्लोप होता, तो पानी डालते हैं सारा पानी बह जाता। इससे क्या होगा, पानी उस स्पीड से नहीं बह पाएगा। मान लो पानी यहाँ आया और स्लोप में बहा, तो इससे टकराएगा पहले, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा। इसको मैंने डिटेल में अपने थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ाया है। तो इससे स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी तो सॉइल ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, टाइम मिल जाएगा उसको। दूसरा, इट रिटार्ड द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को भी रोकता है। अगर ऐसे ना होता तो पानी तो बहता बहता अपने साथ सॉइल को बहा ले जाता, लेकिन हमने यहाँ रुकावट लगा दी, तो सॉइल अगर बहेगी तो यहीं आकर जमा हो जाएगी। Favorable condition for the wind energy exist in western Rajasthan and Gujarat, but they have not been utilized and developed to the maximum. It falls in which category of resources? गुजरात और राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी है, यानी हम वहां पर विंड मिल लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको। तो ऐसे रिसोर्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास ताकत है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, वो आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आता है। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वाटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो उस तरह की नहीं है कि हम इस वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर लें और ऑक्सीजन को अलग कर दें। तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास, हम जान तो रहे हैं कि इसके अंदर यहां से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम इस्तेमाल कर सकें। तो वो आपका स्टॉक रिसोर्सेज के अंदर आता है, यानी अभी हमारे पास रखा हुआ है, क्योंकि हम उसको यूज करना नहीं जानते। अब वाटर है, H2O है, लेकिन हम नहीं जानते कि ऑक्सीजन कैसे अलग करें, हाइड्रोजन अलग करें, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो वो आपका स्टॉक रिसोर्सेज के अंदर आएगा। अब आता है हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ अलुवियल सॉइल फाइंड इन इंडिया। तो यहां पर आपको अलुवियल सॉइल के फीचर्स लिखने हैं। तो जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है पॉइंट्स, ये आपके जो मार्किंग स्कीम के अंदर यानी CBSE ने जो प्रोवाइड किए थे वो है। मार्किंग स्कीम क्या होता है, जो टीचर्स को दी जाती है, जिसके देखकर कॉपी चेक की जाती है। तो यहां जो आंसर लिखे हैं ये वही आंसर है जो टीचर को मिलते हैं, जिससे देख के वो आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो यहाँ मेन पॉइंट लिखे होते हैं, एक्सप्लेनेशन हमको और डिटेल में करना होता है। तो यहाँ आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। अलुवियल सॉइल इज वाइड स्प्रेड ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बाय द 3 हिमालयन रिवर सिस्टम। तो 3 रिवर से ये मिलकर बनाया जाता है, यानी इनकी मदद से बनता है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। दूसरा ही कि बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। अगर हम सारी सॉइल के कंपैरिजन में देखें, सबसे ज्यादा फर्टाइल ये होती है। ये छोटा सा पॉइंट है, मैंने ये जो येलो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक वाला ये एक पॉइंट लिखा है, ताकि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए पॉइंट, क्योंकि डिस्क्राइब करना है। तो आप लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द डियर एज अलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड अलुवियल। तो एज के बेसिस पे हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ओल्ड अलुवियल जिसे हम बांगर कहते हैं, और जो न्यू अलुवियल है इसे हम खादर कहते हैं। खादर हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन भांगर। तो खादर सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है, और ये पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। बाकी ये जो और पॉइंट है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन इतना लिखेंगे तो 3 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आपको और डिटेल में लिखना पड़ेगा। जैसे आपको ये 4th पॉइंट देखिए, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, यानी सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा है। टीचर को बस एक आइडिया लग जाए कि हाँ आंसर में क्या है, बाकी डिस्क्राइब तो आप अपने से करना है। तो आप अगर बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो वैसे ही कर ले जाएंगे। बाकी मैंने पॉइंट आसानी के लिए लिख दिए हैं, ताकि अब डायरेक्टली आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। इट कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। तो इसमें यही होता है, पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि बहुत ज्यादा आइडियल माना जाता है, बेहतर माना जाता है शुगर केन की ग्रोथ के लिए, पैडी, व्हीट और दूसरे तरीके के सीरियल और पल्सेस क्रॉप के लिए। तो अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपको ये वाला जो येलो बैकग्राउंड वाला है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये बड़ा है आपका, लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां लिखा है एनी 3 टू बी एक्सप्लेन्ड। कोई 3 पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था मार्किंग स्कीम के अंदर, लेकिन मैंने अपने से प्रोवाइड कर दिया, येलो बैकग्राउंड वाला वही एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह आपको ब्लैक सॉइल का फीचर्स लिखने हैं, 3 फीचर आपको लिखने हैं। तो ये जो ब्लू वाले आंसर है ये सारे आपके जो मार्किंग स्कीम में है उसमें दिए हुए थे।
तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। अब मान लो यही 3 लिख दोगे तो 3 नंबर कहां से बनते हैं, तो 3 लाइन ही है, इसीलिए मैंने और डिटेल में लिख दिया। इसको आंसर कैसे दोगे, अब इसमें 2-3 पॉइंट को मिलाकर एक पॉइंट बना लेना। जैसे ये ब्लैक कलर की होती है और इसे रेगुलर सॉइल कहते हैं, ये मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड कर लेती है, इसके अंदर कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम होता है। तो ये एक पॉइंट के अंदर लिख देना, ठीक है, एक पॉइंट के अंदर ये पूरा लिख दोगे। और बाकी 2 पॉइंट मैंने अपने से यहां ऐड कर दिए हैं। जैसे दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल फॉर द डेक्कन ट्रैप बसल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, ठीक है। और दूसरा क्या है, ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीम फाइन पार्टिकल दैट इज क्लेड मटेरियल एंड आर रिच एज सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइम। तो जो आपकी बुक में इतना बड़ा लाइन लिखी थी मैंने यही कॉपी कर दिया। तो ये थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, जब एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके जो ऊपर 6 पॉइंट दिए हैं उन्हीं में से मिला जुला के लिख देना, और बाकी जो है ये 2 पॉइंट यहां से लिख देना। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट। तो यहां पर सिर्फ आपको पॉइंट दिया हुआ है और आपको एक्सप्लेन करना था आंसर में, तो मैंने एक्सप्लेनेशन वाला भी लिख दिया है यहां पर। तो आपको इसके आंसर में ये 3 पॉइंट लिखने हैं। आपके बुक में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, एज इट इज मैंने कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट्री करना रिसोर्स की, अलग अलग रीजन की। इसमें क्या होता है, सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना, मेजरमेंट करना रिसोर्स का, ठीक है, वहां सर्वे करना, मैप बनाना कि यहां पर ये रिसोर्स है, उस रिसोर्स की क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी में है, थोड़ा है, ज्यादा है। और सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे ये प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, जिसमें आपकी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो। प्लान तो आपने बना लिया, टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और उसमें काम करने के लिए स्किल भी चाहिए, इंजीनियर चाहिए जो उस चीज को समझ सके, और इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए ताकि उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को हम लागू कर सके, जो इस पर सोचे कि हाँ हमको इस प्लान को कैसे लागू करनी है। प्लान तो बना लिया, प्लान पे काम कैसे करना है, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाना। फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। अब मान लो किसी एक स्टेट में रिसोर्स निकला, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ उस स्टेट को ही फायदा हो, बल्कि उस स्टेट में जो रिसोर्स निकला है उसकी वजह से पूरे देश को फायदा होना चाहिए। तो पूरे जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसका हिस्सा वो बन जाए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख देना। इंडिया हैज लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। इंडिया के अंदर जो लैंड है वो अलग अलग रिलीफ की है, यानी कहीं माउंटेन है, कहीं हिली है, कहीं प्लेटू है। इस चीज को जस्टिफाई करना है, ठीक है। आपकी बुक में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है और कह रहा है एग्जाम्पल से जस्टिफाई करिए। तो इसमें पॉइंट बड़े लिखे हुए हैं, इसीलिए मुझे अपने से और एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। इतना लिख देंगे, जो आपके आंसर दिया हुआ है वही काफी है। 43% जो लैंड है वो प्लेन एरिया के अंदर है, जहां आप खेती वगैरह कर सकते हो, इंडस्ट्री लगा सकते हो। जैसे आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया या कोस्टल प्लेन हो गया, कोस्टल एरियाज के जो प्लेन हो गए। 30% क्या है, इंडिया का जो माउंटेन एरिया है, और वहां से बहुत ज्यादा रिवर फ्लो करती हैं, और वो रिवर पेरेनियल है, यानी सारा साल उसके अंदर पानी होता है, कभी सूखती नहीं है। अब रिवर वगैरह होता है, आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, टूरिज्म भी आता है। अब इसमें कौन सा आपके आगे हिमालय आ गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स हो गए। 27% जो एरिया है वो आपका प्लेटू रीजन है। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मिनरल और फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं, और यहाँ पर फॉरेस्ट भी है, जैसा आपका जो डेक्कन एरिया हो गया और छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इस आंसर में लिखने हैं। मैंने इन सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है थ्योरी और लेक्चर में, वहां एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ तो बस हम क्वेश्चन का आइडिया लगा रहे हैं और कैसे आंसर देना है ये सिर्फ हम देख रहे हैं। 15th क्वेश्चन आपका है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। इंसानों की जो करतूतें हैं, काम है, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। तो ये बताना है कैसे, इंसानों के काम की वजह से कैसे। इसको 3 एग्जाम्पल से आपको जस्टिफाई करना है। तो यहां पर देख रहे हैं सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सिर्फ इतना पॉइंट लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसी पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करके नीचे लिखा हुआ है, तो बस आपको वही याद रखना है। जैसे आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या है, और उड़ीसा के अंदर डिफॉरेस्टेशन वाली प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, माइनिंग की वजह से। हमको रिसोर्स मिल गए, हमको खुदाई करना है, वहां पेड़ निकला है तो काट दिए, इसकी वजह से डिग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेट्स के आपको नाम लिखने की, यहां पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और डिफॉरेस्टेशन भी क्यों, माइनिंग की वजह से, इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। फिर आपका गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ओवर ग्रेजिंग की वजह से, यानी वहां पर कैटल ज्यादा है, जानवर ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, सारा घास, पेड़ पौधे सब खा जाएंगे, तो इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। फिर आपका हम पंजाब, हरियाणा और यूपी के वेस्ट वाला में अगर देखें, तो वहां पर ओवर इरिगेशन वाला रीजन है, यानी हम ज्यादा पानी डाल दे रहे हैं खेत में, तो उसकी सैलिनिटी, अल्कलिनिटी बढ़ जा रही है, इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है इस तरह से, और शायद उसको खींच के लंबा कर सकते हो। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर टॉपर की आंसर शीट को मैंने एक्सप्लेन किया था कि टॉपर की जो आंसर शीट में उसने कितना कितना लिखा हुआ है, तो वहां से देख सकते हो कि कितने मार्क्स में कितना पेज हमको भरना है, कैसे लिखना है। तो ऊपर आपको आई बटन बन के आ रहा होगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से आंसर देना है।
ओके, तो ये जो 2019 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे पहले चैप्टर से ज्योग्राफी के, वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। इसी तरह और ईयर्स की भी वीडियो आएगी, यानी 2020 का भी आएगा, 2018, 17, 16 इस तरह से आएगा, और अलग अलग चैप्टर का भी मैं लाऊंगा। तो उन सबको मैं प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूंगा। और वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक ट्राइंगल सा शेप बना होगा उल्टा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप नीचे जब सरकाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपको क्लास 10 हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर, फिर उसके नीचे क्लास 10 सिविक्स प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये पूरी प्लेलिस्ट होगी। तो जो भी आपको देखना है, जैसे आपको सिविक्स का देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो सिविक्स के जितने भी चैप्टर हैं और 4-5 साल के जो भी पेपर है वो सारे आपको वहां मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे बना रहा हूं वीडियो और उसी के अंदर डालता जाऊंगा। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो। पिछली वाली जो सिविक्स की बनाई थी वो भी ज्यादा व्यूज नहीं मिले, उसमें भी बहुत कम ही लोगों ने शेयर किया है। तो आपसे इसमें रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे शेयर करो। जितना शेयर करोगे तो मुझे अभी और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज्यादा वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।